हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव स्टडी। वेव स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट, जिसमें हम जुलाई महीने के स्पोर्ट्स से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इसी वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 को भी काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है, इसलिए वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी आप इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर में कंजूसी मत कीजिएगा। हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं ओलंपिक के 33वें एडिशन की, जिसको हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में तीसरी बार होस्ट किया गया है। और पेरिस अब लंदन के बाद दूसरा शहर बन गया है जहाँ पे 3 बार ओलंपिक को होस्ट किया गया हो। इससे पहले पेरिस में आखिरी बार ओलंपिक को होस्ट किया गया था आज से ठीक 100 साल पहले, यानी 1924 में। और पेरिस में पहली बार ओलंपिक को होस्ट किया गया था 1900 में। आपको बता दें कि ये वही साल है जब भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था। अच्छा, ओलंपिक के इस 33वें एडिशन में भारत का ये अब तक का 26वां अपीयरेंस है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कॉट बनाया गया था फ्राइज नाम के एक फ्रीजियन टोपी को, जिसको फ्रांस में आज़ादी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस मैस्कॉट का अपना एक मोटो भी था, अलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर। और पेरिस ओलंपिक 2024 के मोटो की बात करें तो ये था गेम्स वाइड ओपन। इसके ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट किया गया था पेरिस में स्थित सीन नाम के नदी पे। और ओलंपिक्स के इतिहास में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी को किसी स्टेडियम से बाहर ऑर्गेनाइज किया गया, इसलिए सीन नदी के इस सीन को जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा क्लोजिंग सेरेमनी को होस्ट किया गया था फ्रांस के सेंट डेनिस में स्थित स्टेड डी फ्रांस नाम के स्टेडियम में। इसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के टॉर्च रिले के आयोजन में भारत की तरफ से टॉर्च बियरर या मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा जी को चुना गया था। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ये 2018 से ही आईओसी के एथलीट्स कमीशन के मेंबर भी हैं। और ओलंपिक मूवमेंट में इनके इसी सहयोग के लिए इस बार के पेरिस ओलंपिक्स के दौरान आईओसी के 142वें सेशन में अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हाईएस्ट अवार्ड ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया। और इनको ये सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं आईओसी के प्रेसिडेंट थॉमस बैक। इसके बाद इस बार के ओलंपिक्स में भारतीय दल के स्विफ्ट डे मिशन के रूप में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट गगन नारंग जी को चुना गया था। अच्छा, सेफ डे मिशन का काम होता है बेसिकली खिलाड़ियों की देखरेख करना। साथ में आपको ये भी बता दें कि गगन नारंग से पहले सेफ डे मिशन के रूप में मैरी कॉम को चुना गया था, बट मैरी कॉम ने बाद में हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन दे दिया, इसलिए गगन नारंग नए सेफ डे मिशन के रूप में ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गए। चलिए, इसके बाद है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत की तरफ से फ्लैग बियरर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो इसमें ओपनिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर थी भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु। और इनके साथ थे पद्मश्री से सम्मानित टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी शरत कमल अचंता। अच्छा, पीवी सिंधु के बारे में एक बात जरूर याद रखिएगा कि ये ओलंपिक में 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। के बाद क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बेयरर थे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर पी आर श्रीजेश। पूर्व इसलिए क्योंकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। और इनके साथ थी मनु भाकर, जिनकी चर्चा हम अपने मेडल विनर्स वाले सेक्शन में डिटेल में करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात और बता दें कि फ्लैग बियरर के रूप में ये जो आप मेल और फीमेल की जोड़ी देख पा रहे हैं, इसकी शुरुआत हुई थी टोक्यो ओलंपिक से, जेंडर पैरिटी को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि इस स्लाइड में पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। और इसमें पहला पॉइंट है कि इस बार के ओलंपिक्स में 206 देशों के टोटल 1074 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें अगर भारत की बात करें
तो भारत की तरफ से टोटल 117 एथलीट्स ने इस ओलंपिक में हिस्सा लिया। अच्छा, इन 117 एथलीट्स में से 110 खिलाड़ी थे compete करने वाले और 7 खिलाड़ी थे ऑल्टरनेट। और ऑल्टरनेट वो खिलाड़ी होते हैं जिनका इस्तेमाल रिप्लेसमेंट के तौर पे किया जाता है। ये ऑफिशियली टीम के मेंबर की लिस्ट में शामिल नहीं होते। इसके अलावा इस बार ओलंपिक्स में टोटल 32 तरह के स्पोर्ट्स खेले गए और इन 32 स्पोर्ट्स में से भारत ने टोटल 16 स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया और इन 16 स्पोर्ट्स में से भारत को मेडल आए टोटल 4 स्पोर्ट्स में। के बाद अगर पेरिस ओलंपिक में मेडल टैली की बात करें, इस बार भी ओलंपिक में नंबर 1 रैंक पे है यूएस, जिसने टोटल 126 मेडल्स जीते जिसमें 40 गोल्ड मेडल शामिल है। और दूसरे नंबर पे है चाइना जिसने टोटल 91 मेडल्स जीते और इन 91 मेडल्स में से चाइना ने भी टोटल 40 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अगर ये 40 का 41 हो जाता तो नंबर 1 रैंक पे आपको यूएस की जगह चाइना नजर आता, क्योंकि मेडल टैली बनती है टोटल नंबर ऑफ गोल्ड्स के आधार पे। मेडल टैली की लिस्ट में अगर भारत की बात करें, भारत ने टोटल 6 मेडल्स जीते जिसमें एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है और भारत ओवरऑल रैंकिंग में 71वें नंबर पे रहा। अच्छा, ओलंपिक के पिछले एडिशन में यानी टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 7 मेडल्स जीते थे, जिसमें नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड मेडल भी शामिल था। तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की रैंक थी 48, जो ओलंपिक्स में भारत की अब तक की हाईएस्ट रैंकिंग भी है। चलिए दोस्त, इसके बाद इस बार के ओलंपिक्स में भारत ने जो टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, उसमें पहला मेडल जीता है हरियाणा की मनु भाकर ने। इन्होंने शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस जीत के बाद ये ओलंपिक में शूटिंग के किसी भी इवेंट में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अच्छा, इससे पहले भारत ने शूटिंग में आखिरी बार मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक्स में और उसमें मेडल जीतने वाले खिलाड़ी थे विजय कुमार और गगन नारंग। इसके अलावा शूटिंग में भारत ने अब तक केवल एक गोल्ड मेडल जीता है और ये एकमात्र गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं अभिनव बिंद्रा, जिनकी चर्चा हमने थोड़ी ही देर पहले की है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में शूटिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। चलिए, इसके बाद आपको एक बार फिर से मनु भाकर जी दिख रही होंगी, क्योंकि वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलके दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। ये भारत का इस साल का दूसरा मेडल था और शूटिंग के टीम इवेंट में भारत का अब तक का ये पहला मेडल है। इसके अलावा मनु भाकर ओलंपिक के एक ही एडिशन में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई हैं। अच्छा, मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों ही हरियाणा से हैं। मनु भाकर हरियाणा के झज्जर जिले से हैं और सरबजोत सिंह हैं हरियाणा के ही अंबाला जिले से। इसके बाद इस बार के ओलंपिक्स में भारत को तीसरा मेडल दिलाया स्वप्निल कुसाले ने और ये मेडल भी भारत को शूटिंग में ही मिला है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है कि ओलंपिक के एक ही एडिशन में भारत ने पहली बार शूटिंग में 3 मेडल्स जीते हैं। स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से हैं और इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इस पार्टिकुलर इवेंट में मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। शूटिंग के बाद भारत ने अपना चौथा मेडल जीता हॉकी में। इसमें भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और ये भारत का ओलंपिक में लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल है। पिछले ओलंपिक्स में भी भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो मेडल भारत ने हॉकी में 41 साल बाद जीता था। साथ में आपको ये भी बता दें कि इंडियन हॉकी ओलंपिक के इतिहास का सबसे सफल टीम है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में अब तक टोटल 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। इस बार के ओलंपिक्स में टीम को लीड कर रहे थे हरमनप्रीत सिंह, जो इस पूरे टूर्नामेंट के टॉप गोल स्कोरर भी हैं। इन्होंने 8 मैचेज में टोटल 10 गोल्स किए। के अलावा लेजेंडरी गोलकीपर पीआर सिरजेस का नाम भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये इनके करियर का आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। इन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। चलिए, हॉकी के बाद मेडल विनर्स की लिस्ट में अगला नाम है नीरज चोपड़ा का, जिन्होंने पिछले ओलंपिक्स में
एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इस बार इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। और गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो अब पाकिस्तान के पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। इसमें अगर नीरज चोपड़ा के थ्रो की बात करें तो इंजरी के बावजूद इनका थ्रो था 89.45 मीटर्स, जो इनके पूरे करियर का सेकंड बेस्ट थ्रो है। अगर अरशद नदीम के थ्रो की बात करें तो इन्होंने इस बार ओलंपिक्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक नया रिकॉर्ड बनाया 92.97 मीटर्स का। इसके अलावा ये ओलंपिक्स के मेंस जेवलिन थ्रो में 90 मीटर क्रॉस करने वाले अब तक के केवल चौथे खिलाड़ी हैं। नीरज चोपड़ा के बाद इस बार के ओलंपिक्स में भारत को आखिरी मेडल मिला रेसलिंग में। और रेसलिंग में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं अमन सहरावत। ये भी हरियाणा के झज्जर जिले से हैं और इन्होंने 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इस जीत के बाद ये ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इनसे पहले ये रिकॉर्ड था पीवी सिंधु के नाम। अमन सहरावत के बारे में एक बात और बता दें कि ये इस बार के ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले एकमात्र मेल रेसलर थे। चलिए इसी के साथ मेडल विनर्स की लिस्ट यहीं समाप्त होती है। और इसके बाद ये उन खिलाड़ियों की लिस्ट है जो इस बार ओलंपिक्स में चौथे पोजीशन पे रहे हैं। इस लिस्ट में टोटल 6 इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें भारत मेडल जीतने से चूक गई। और ये भी अपने आप में भारत का एक नया रिकॉर्ड है। तो इस पे भी आप लोग गौर जरूर फरमाइएगा। इसमें मेरे बताने लायक कुछ खास है नहीं दोस्त। के बाद ये ओलंपिक से रिलेटेड एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत ने अपना पहला ऑफिशियल कंट्री हाउस बनाया जिसका नाम रखा गया इंडिया हाउस। और इंडिया हाउस को इनॉग्रेट किया गया था रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी के द्वारा। इसमें बस इतनी सी ही बात याद रखनी है आपको। वैसे अगर इंडिया हाउस बनाने के पर्पस की बात करें तो इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो भी इंडियन एथलीट्स या उनकी फैमिलीज ओलंपिक्स के लिए पेरिस गए हैं उनको घर के बाहर घर जैसी फीलिंग आ सके। यानी पेरिस गए पेरिस देखने और भारत देख के आ गए। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर ओलंपिक्स के ज्यूरी मेंबर के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वैसे इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब ज्यूरी मेंबर्स के रूप में इनके नाम की घोषणा हुई थी। इसके बाद हो सके तो ये दो नाम भी जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें एक हैं फ्रांस के लियोन मार्कट। इन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में सबसे अधिक 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इसके बाद एक और नाम है चाइना के येफी झांग का। इन्होंने इस बार के ओलंपिक्स में सबसे अधिक 6 मेडल्स जीते हैं। अच्छा, ये दोनों ही खिलाड़ी स्विमिंग से रिलेटेड हैं। चलिए दोस्त, इसी के साथ पेरिस ओलंपिक्स की कहानी यहीं समाप्त होती है। और इसके बाद अपना अगला टॉपिक है विंबलडन 2024। ये इस साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम है और विंबलडन का ये अब तक का 137वां एडिशन है। विंबलडन के बारे में आपको एक छोटी सी बात बता दें कि ये दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत हुई थी 1877 में। और ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पे। विंबलडन 2024 के मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। ये पिछले साल भी इसके चैंपियन थे और इस साल इन्होंने अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराया है। नोवाक जोकोविच के बारे में आपको बता दें कि इनके नाम सबसे अधिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कार्लोस अल्कराज का ये अब तक का चौथा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। कार्लोस अल्कराज इस साल विंबलडन के अलावा फ्रेंच ओपन 2024 के भी विनर हैं। और एक ही साल में फ्रेंच ओपन और विंबलडन दोनों के मेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाले ये टेनिस ग्रैंड स्लैम के ओपन एरा में अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ओपन एरा बोले तो 1968 से लेके अब तक। इसके बाद अगर विंबलडन 2024 के वुमेन सिंगल्स की बात करें तो ये जीता है चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेसिकोवा ने। और इन्होंने इसमें हराया है इटली की जैस्मिन पाउलिनी को। बारबोरा क्रेसिकोवा का ये अब तक का दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। और इससे पहले इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता था 2021 के फ्रेंच ओपन का वुमेन्स सिंगल्स टाइटल।
चलिए इसके बाद है विंबलडन 2024 के मिक्स्ड डबल्स का टाइटल, और ये जीता है ताइवान की होसे सुवे पोलैंड के जैन जेलिंस्की की जोड़ी ने। साथ में आपको ये भी बता दें कि इसी जोड़ी ने इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स्ड डबल्स टाइटल भी जीता है। इसके बाद विंबलडन के मेंस डबल्स का खिताब जीता है ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने। और वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है अमेरिका की टेलर टाउनसेंड और चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा की जोड़ी ने। चलिए टेनिस ग्रैंड स्लैम के बाद अब बात करते हैं टेनिस हॉल ऑफ फेम की। हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भारत के दो महान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें एक हैं 18 बार ग्रैंड स्लैम के चैंपियन लिएंडर पेस और दूसरे हैं भारत के अब तक के बेस्ट सिंगल्स प्लेयर विजय अमृतराज। ये दोनों ही भारत के पहले खिलाड़ी और एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी हैं जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस की अगर बात करें, इन्होंने अब तक टोटल 18 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और इन 18 ग्रैंड स्लैम्स में से 8 मेंस डबल्स की कैटेगरी में और 10 मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में। और इन दोनों ही कैटेगरीज में मेडल जीतने वाले ये दुनिया के केवल तीसरे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा ये ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले भारत के एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 1996 के एटलांटा ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद अगर विजय अमृतराज जी की बात करें, तो ये टेनिस खिलाड़ी होने के अलावा भारत में टेनिस के एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान दिया है, और इसी चीज़ के लिए इन्हें हॉल ऑफ फेम के कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस को शामिल किया गया है प्लेयर्स की कैटेगरी में। अच्छा, इन दो भारतीय खिलाड़ियों के अलावा फॉर्मर ब्रिटिश जर्नलिस्ट रिचर्ड इवांस को भी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। रिचर्ड इवांस की अगर बात करें, तो इन्होंने अपने करियर में 200 से भी अधिक ग्रैंड स्लैम में रिपोर्टिंग की है। इसके अलावा ये इस खेल के इतिहासकार भी हैं, इसलिए इनको भी हॉल ऑफ फेम के कंट्रीब्यूटर कैटेगरी में शामिल किया गया है। चलिए दोस्त, टेनिस के बाद अब बारी है फुटबॉल की। और फुटबॉल से रिलेटेड आपके लिए पहला सवाल है कि 2024 के कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका का टाइटल जीता है अर्जेंटीना की टीम ने, और अर्जेंटीना ने इसमें हराया है कोलंबिया को 1-0 से। और ये एकमात्र गोल करने वाले खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के लातूरो मार्टिनेज, जो इस चैंपियनशिप के गोल्डन बूट अवार्ड के भी विनर हैं। इन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक 5 गोल्स किए। उसके बाद कोपा अमेरिका की अगर बात करें, तो ये फीफा वर्ल्ड कप के बाद फुटबॉल का दूसरा सबसे बड़ा चैंपियनशिप है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1916 में। इस साल ये इसका 48वां एडिशन है। अर्जेंटीना का ये अब तक का 16वां टाइटल है, और 16 टाइटल्स जीतकर अर्जेंटीना अब कोपा अमेरिका चैंपियनशिप का सबसे सफल टीम बन गया है। इससे पहले आखिरी बार इस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था 2021 में, और उसमें अर्जेंटीना ने अपना 15वां टाइटल जीतकर उरुग्वे के साथ बराबरी की थी, और उरुग्वे अब 15 टाइटल्स के साथ दूसरे नंबर पे है। अगला सवाल है यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, जिसको प्यार से यूरो के नाम से भी जाना जाता है। ये इस बार किस देश ने जीता है? ये जीता है स्पेन ने, और स्पेन ने इसमें इंग्लैंड को 2-1 से हराया है। यूरो की शुरुआत हुई थी 1960 में। स्पेन का ये अब तक का चौथा टाइटल है, और टोटल 4 टाइटल्स जीतकर स्पेन अब यूरो का सबसे सफल टीम बन गया है। स्पेन ने इसमें पीछे किया है जर्मनी को, जो इस बार इस चैंपियनशिप का होस्ट भी था। इसके अलावा स्पेन ने इस पूरे टूर्नामेंट में टोटल 15 गोल्स किए, और ये 15 गोल्स यूरो के किसी एक एडिशन में सबसे अधिक गोल्स का नया रिकॉर्ड भी है। अगला सवाल है लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप 2024, ये इस बार किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर और फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने। ये इनका अब तक का 10वां लियोन मास्टर्स टाइटल है, और इस बार इन्होंने इसमें हराया है स्पेन के जेमी सैंटोस लतासा को। विश्वनाथन आनंद की अगर बात करें, तो 1991 में खेल रत्न की शुरुआत इन्हीं से की गई थी। इसके अलावा ये 2007 में
पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उसके बाद अगला है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024। इस चैंपियनशिप के विनर हैं भारत के ध्रुव सितवाला, और इन्होंने इसमें हराया है खेल रत्न से सम्मानित पंकज आडवाणी को, जो इससे पहले के दो एडिशन यानी 2022 और 2023 में इसके विनर थे। ध्रुव सितवाला का भी ये अब तक का दूसरा टाइटल है। इससे पहले ये 2015 और 2016 में लगातार इसके चैंपियन बने थे। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को इस बार होस्ट किया गया था रियाद में। इसके अलावा इस चैंपियनशिप का जो वुमेन्स टाइटल है वो जीता है भारत की ही अनुपमा रामचंद्रन ने, और इन्होंने इसमें हराया है थाईलैंड के पंचाया चन्नोई को। इसके बाद पंकज आडवाणी के बारे में आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इसी साल मार्च महीने में पंकज आडवाणी को चाइना के सांग्रो सिटी में स्थित वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पंकज आडवाणी न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया में बिलियर्ड्स के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, और इनको हरा के किसी चैंपियनशिप को जीतना ये अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। के बाद अगला है एशियन स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप 2024, जिसको हाल ही में मलेशिया के शहर जौहर में होस्ट किया गया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने इस बार दो कैटेगरीज में मेडल्स जीते हैं, एक मेंस डबल्स की कैटेगरी और दूसरा मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में। मेंस डबल्स की कैटेगरी में एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप के विनर हैं अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार। वहीं मिक्स्ड डबल्स की कैटेगरी में ये खिताब जीता है अभय सिंह और ज्योत्सना चिनप्पा की जोड़ी ने। अभय सिंह इन दोनों ही कैटेगरीज में शामिल हैं। इसके अलावा आपको ज्योत्सना चिनप्पा के बारे में बता दें कि ये 4 बार वर्ल्ड डबल्स चैंपियनशिप में मेडल जीत चुकी हैं। इसके अलावा इसी साल इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और इस चैंपियनशिप के बाद इन्होंने अपने रिटायरमेंट की भी घोषणा की है। इसलिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ज्योत्सना चिनप्पा ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, ये किस खेल से रिलेटेड हैं? इनका संबंध है स्क्वाश से। के बाद अगला है BWF सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2024। ये एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसको BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें भी भारत ने इस बार दो टाइटल्स जीते हैं, एक मेंस सिंगल्स का टाइटल और दूसरा वुमेन सिंगल्स का टाइटल। इसमें वुमेन सिंगल्स की विनर हैं गुजरात की तस्नीम मीर, और मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है तेलंगाना के थरुण मन्नेपल्ली ने। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सीनियर मेंस फुटबॉल टीम के नए हेड कोच के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? तो ये बने हैं स्पेन के मनोलो मार्क्वेज, और इन्होंने रिप्लेस किया है इगोर स्टिमैक को, जिनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा हाल ही में बर्खास्त कर दिया गया है, जब भारतीय फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में ही बाहर हो गई। चलिए, बात हेड कोच की चल रही है तो हाल ही में गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनके अगर क्रिकेट में कोचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ना तो ये रणजी में किसी स्टेट टीम के कोच रहे हैं, ना ये नेशनल में किसी भी एज ग्रुप की टीम के कोच रहे हैं, और ना ही IPL में किसी टीम के कोच रहे हैं। और ये रिप्लेस करेंगे T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच राहुल द्रविड़ को। चलिए, इसके बाद अगला सवाल है, फॉर्मूला वन रेस के ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसेल ने, और ये इस रेस को जीते हैं गलती से। गलती से इसलिए क्योंकि इस रेस में दो लोग इनसे आगे थे, जिसमें नंबर 1 पे थे रेडबुल के मैक्स वर्स्टेप्पन, और दूसरे नंबर पे थे मैकलेरन के ड्राइवर लेंडो नॉरिस। तो हुआ ये कि रेस खत्म होने से कुछ ही देर पहले इन दोनों की हो गई आपस में टक्कर। एक दूसरे को पीछे करने के चक्कर में कोई तीसरा आके मैच जीत गया, और वो तीसरे भाग्यशाली व्यक्ति थे जॉर्ज रसल। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स के बाद इस महीने दो और फार्मूला वन रेसेज हुए, जिसमें एक है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और दूसरा है बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के इस साल के विनर हैं मैकलेरन के ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री, और इनकी इस जीत में भी थोड़ा सा ड्रामा हो गया।
इसमें हुआ यूं कि इस रेस में आगे चल रहे थे मैकलेरन के ही ड्राइवर लेंडो नॉरिस, लेकिन रेस खत्म होने से पहले इनको इनके टीम की तरफ से एक मैसेज आया कि इस रेस में ऑस्कर पियास्त्री को आगे करना है। इसकी वजह से लेंडो नॉरिस को अपनी स्पीड कम करनी पड़ी और टीम ऑर्डर को फॉलो करने के चक्कर में लेंडो नॉरिस को अपना ट्रॉफी सौंपना पड़ा ऑस्कर पियास्त्री को। इसके बाद बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की अगर बात करें, इस रेस के इस बार के विनर हैं मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन। आपको बता दें कि बेल्जियन जीपी में भी इस बार खेला हो गया। इस रेस में हुआ ये कि रेस की जो फिनिश लाइन होती है उसको पहले क्रॉस किया था मर्सिडीज के ही जॉर्ज रसल ने, और इनको इस रेस का विनर भी डिक्लेयर कर दिया गया था। आप इस पोडियम पे भी देख सकते हैं जॉर्ज रसेल को अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए, और लुइस हैमिल्टन बेचारे साइड में खड़े हैं। और बाद में जब पोस्ट रेस इंस्पेक्शन हुआ तो जॉर्ज रसेल की कार को अंडरवेट पाया गया और इनको टेक्निकल इन्फ्रिंजमेंट की वजह से रेस से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और इस रेस के नए विनर बने लुइस हैमिल्टन, और जॉर्ज रसेल बन गए फॉर्मूला वन रेस के विनेश फोगाट। अगला है वुमेन्स टी20 एशिया कप 2024 का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। ये इस बार जीता है श्रीलंका की वुमेन्स टीम ने, और श्रीलंका की टीम ने इसमें डिफेंडिंग चैंपियन भारत को 8 विकेटों से हराया है। टी20 एशिया कप को इस बार होस्ट किया गया था श्रीलंका के ही द्वारा। इस टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है श्रीलंकन वुमेन्स टीम की कैप्टन चमारी अप्पापट्टू, और फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच है हर्षिता समरविक्रमा। उसके बाद अगला सवाल है मेंस 20 एशिया कप को अगले साल यानी 2025 में किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? इसको होस्ट किया जाएगा भारत में। इसके अलावा जो अगला टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, उसको भी भारत में ही होस्ट किया जाएगा। और इस साल का जो वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है उसको होस्ट किया जा रहा है यूएई में। अच्छा, पहले ये होने वाला था बांग्लादेश में, बट बांग्लादेश में कुछ पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से इसको यूएई में रीलोकेट किया गया। चलिए दोस्त, इसके बाद ये आज का अपना आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2023-24 सीजन के लिए एनुअल अवार्ड्स होस्ट किया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में प्लेयर ऑफ द ईयर का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? इसमें मेल कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के ललियान ज्वाला चांगते, और इन्होंने लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीता है। और फीमेल की कैटेगरी में इस अवार्ड की विनर हैं उड़ीसा फुटबॉल क्लब की इंदुमती कथिरेशन। इंदुमती तमिलनाडु से हैं, और तमिलनाडु की ये पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता हो। चलिए दोस्त, इसी के साथ जुलाई 2024 के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आप इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने सुझाव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, जिसमें हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स और जुलाई के बाकी सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।